हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे चर्चा करेंगे लघु चित्रकला के बारे में। लघु चित्र जिसे मिनिएचर पेंटिंग भी कहते हैं, छोटी आकृति की पेंटिंग होती है। ठीक है। इससे पहले हमने भित्ति चित्रों के बारे में अध्ययन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो कृपया वो वीडियो देखें। तो भित्ति चित्रों में जो बड़े बड़े चट्टान हो गए, बड़े जो गुफाएं हो गई, उनकी दीवारों पे जो चित्रकारी की जाती थी वो आकार में भी बड़े होते थे और विस्तृत रूप से उन्हें दर्शाया जाता था। परंतु एक चित्रकारी की जो एक नई परंपरा उपजी, लघु चित्रकारी जिसे कहते हैं, तो इसके अंतर्गत जो चित्रकार चित्र बनाता था छोटे आकार के होते थे। ठीक है। और वहाँ के जो पात्र होते थे, जो विषय होते थे, वह भी छोटे उनको बनाया जाता था। तो इस लघु चित्रकारी के बारे में ही यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो लघु चित्रकारी, यह शब्द निकला है मिनिएचर से। ठीक है, मिनिएचर या लघु। और ये जो लघु शब्द है यह लैटिन के शब्द मिनियम से लिया गया। मिनियम, ठीक है, तो इसका रूपांतरण करके मिनिएचर हुआ और मिनिएचर से ही लघु शब्द निकला है। ठीक है। तो लघु चित्रकला अर्थात छोटा चित्रकला, छोटी जो विषय वस्तु होती है। इसमें बनाने की एक तकनीक होती है जिसमें जो चित्र है वो 25 वर्ग इंच से बड़े नहीं होना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे एक फ्रेम ले लीजिए कि 25 वर्ग इंच का फ्रेम हो, और इससे अगर बड़ा हुआ तो वह लघु चित्रकला के अंतर्गत नहीं आएगा। और जो विषय होगा इसके अंतर्गत जो चित्र हमें बनाना है, जिस प्रकार से आप यहाँ चित्र देख सकते हैं, यह राजा यहाँ पे रानियों के साथ में, तो इस प्रकार के जो अगर चित्र बनाना है तो वास्तविक आकार के 1/6 से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि मान लीजिए 9 इंच का सिर, मान लीजिए मनुष्य का मानव शरीर पे जो सिर होता है 9 इंच का होता है, तो अगर उसकी हमें चित्रकारी करनी है तो 1.5 इंच से वह अधिक नहीं बनना चाहिए। ठीक है। तो यही जो लघु चित्रकला की प्रारंभिक सिद्धांत है। इसका विकास 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में हुआ। ठीक है, मध्यकालीन समय में। नेक्स्ट देखते हैं जो यहाँ पे कला की विभिन्न शैलियाँ हैं। पाक कला है, यह पुरानी मतलब जो जैसे ही 8वीं से शताब्दी से शुरू होती है। ठीक है। तो विकास इसका 750 ईस्वी, 750 ईस्वी से लेकर 1150 ईस्वी तक का जो प्रागैतिहासिक कहना चाहिए, मतलब जो प्रथम शुरू हुआ लघु चित्रकारी, तो वो उस कला को हम कला की पाक शैली कहते हैं। ठीक है। इसमें मुख्य रूप से पांडुलिपि के रूप में चित्रण किया गया, जो कि ताड़पत्र और चर्मपत्र। ताड़पत्र क्या होते हैं? किसी पेड़ के बड़े से पत्ते, ठीक है, वृक्ष के बड़े से पत्तों के ऊपर यहाँ पे चित्रकारी की जाती थी, ताड़ के वृक्ष के पत्तों पे, या जो चमड़ा होता है तो उसके ऊपर भी इस प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। और मुख्य रूप से बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, चूँकि बौद्ध भिक्षु जो होते थे अहिंसावादी होते थे, इसलिए इनके द्वारा केले और नारियल के पत्तों पे चित्रकारी की गई। ठीक है। इसमें विशेषताएं देखें काल जो कला की पाक शैली की, तो मुख्य रूप से लहरदार रेखाएं होती थी। ठीक है। पृष्ठभूमि काफ़ी शांत रहती थी, ज़्यादा चमक धमक का यहाँ पे उपयोग नहीं किया जाता था। और अकेली आकृति, कोई भी अगर मान लीजिए बनाना है तो एक ही आकृति बनाया जाएगा एक पेंटिंग के अंतर्गत। रचना सरल होती थी काफ़ी। ठीक है। प्रमुख चित्रकार जो है पाक शैली के अंतर्गत धिम्मन और बितपाल, ये प्रमुख जो हैं बौद्ध चित्रकार भी हैं। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कला की अपभ्रंश शैली। अब यहाँ पे जैसे हमने कला की पाक शैली देखा, परंतु आगे चल के विभिन्न नए नए संस्कृतियों ने भी जन्म लिया या विभिन्न दूसरे देशों के आक्रमण हुए, तो इन सभी से मिलके एक नए अपभ्रंशी शैली का जन्म हुआ, जो गुजरात राजस्थान वाले जो क्षेत्र हैं। ठीक है, जो राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र है, तो यहाँ पे 11वीं से 15वीं सदी के बीच में उपजी। इसका विषय था प्रमुख रूप से पहले तो जैन था, फिर धीरे धीरे यह आगे चल के वैष्णव धर्म में रूपांतरित हो गया, और इसके में वैष्णव धर्म के ऊपर यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो छोटी छोटी पेंटिंग है वो बनने लगी। जो प्रमुख रंग थे लाल, पीले और गेरू रंग, ठीक है, इनका ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया गया। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, जैन धर्म के अंतर्गत तो यहाँ पे लाल, पीले, गेरू रंग का, परंतु धीरे धीरे समय बीता, आने वाले समय में रंगों की जो प्रकृति भी बदलती गई और उजले व सोना रंग का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया गया। ठीक है। मानव आकृति में देखें इस समय तो मछली के आकार के उभरी हुई बड़ी बड़ी आंखें दिखाई जाती थी, तीखी नाक और दोहरी ठोड़ी यहाँ पे इनकी प्रमुख संरचनाओं में दिखाया जाता था। ठीक है। महिला आकृति के विस्तृत कुल्हे और स्तन दिखाए जाते थे। ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो अपभ्रंश शैली की अंतर्गत जो इनके बनाने का तरीका था, तो इस प्रकार से पशु पक्षियों की आकृति खिलौने के रूप में दिखाया गया। इसमें उदाहरण देखें तो जो 15वीं सदी के कल्पसूत्र और कल्काचार्य कथा है, तो उनका यहाँ पे चित्रण किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संक्रमण काल के लघु चित्र। अब यह समय रहा जब अरबों का आक्रमण होने के बाद अरब यहाँ पे सत्ता में आ गए, दिल्ली सल्तनत का जब जन्म हो जाता है, तो उस समय जो भारतीय संस्कृति थी या भारतीय जो कला शैली थी उसके साथ में यहाँ पे अरबी
या मुस्लिम जो कला शैली थी उसका जब मिश्रण होता है तो वो संक्रमण काल की स्थिति कहलाती है। तो यहाँ पे जो लघु चित्र बने वो 14वीं सदी से जो मुसलमानों का आगमन हुआ, ठीक है, तो मुसलमान और भारतीय शैली दोनों मिलके यहाँ पे संक्रमण काल की अवधि में चित्र बनने शुरू हुए इन दोनों की संस्कृतियों को लेकर, ठीक है। रंग समतल ढंग से लगाए जाते थे, अर्थात जो रंग है उन्हें एक फ्लैट तरीके से पूरे कैनवास पे बिखेर दिया जाता था, ठीक है। चेहरे का दृश्य जो है 3/4 कोण पर भूदृश्य, वृक्ष और चट्टान अन्य डिजाइन से भरे थे, ठीक है। तो जो चेहरा है पूरे पेंटिंग का केवल 3/4 भाग, मतलब वो एक शरीर है मान लीजिए व्यक्ति का जिसे हमें दर्शाना है, तो वह उस पेंटिंग के अंतर्गत केवल 3/4 भाग पे रहता था, ठीक है। और जो भूदृश्य, वृक्ष और अन्य डिजाइनें भी उसके अंतर्गत दर्शाई जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं, अब दिल्ली सल्तनत के अधीन लघु चित्रकला देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रारंभिक लघु चित्रकला ही है ये दिल्ली सल्तनत के अंदर, जिसमें भारतीय और फारसी लिपि का मतलब भारतीय और फारसी चित्रकला का अद्भुत संयोग देखने को मिलता है। सचित्र पांडुलिपि को यहाँ पे भी वरीयता दी गई, पांडुलिपि का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चलन किया गया, ठीक है। और अन्य शैली इस समय लोधी खुलादार सैनी शैली का जन्म भी हुआ। लोधी वंश जैसे ही यहाँ पे शासन सत्ता में आती है तो यहाँ पे एक नए शैली का भी यहाँ पे जन्म होता है उसके साथ में, ठीक है। अब देखते हैं हम मुगल काल की चित्रकला। तो मुगल बाबर से शुरू होकर मुगल आधुनिक भारत तक चलते हैं। तो इनकी जो शैलियाँ थी, तो इन्होंने सल्तनत काल में यहाँ पे भारतीय और फारसी का इन्होंने मिलन किया सल्तनत कालीन शासकों ने, लेकिन मुगल काल के जो शासक थे वो फारस से पूर्ववत जो फारस में जो शैलियाँ चली आ रही थी उसी को उठा के सीधे यहाँ पे भारत में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इन्होंने। और प्रमुख रूप से इसमें शासकों का महिमा मंडन करने की ही प्रकृति जारी रही, ठीक है, प्रवृत्ति जारी रही। अर्थात ये किसी मान लीजिए लोक कला है या अन्य दूसरे पे न बनाते हुए केवल शासकों का महिमा मंडन करने की ही तकनीक के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया शासक की गौरव को दिखाने के लिए, ठीक है। अग्रदृश्यांकन की तकनीक, यहाँ पे प्रमुख रूप से अग्रदृश्यांकन, जैसे ये हुआ दिल्ली सल्तनत में मुहम्मद बिन तुगलक और ये है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत मुगल जो यहाँ पे मुगल देख सकते हैं आप। अग्रदृश्यांकन कैसा, ये जो शख्स है ये यहाँ पे प्रमुख शासक है जो कि केंद्रीय स्तर पे बैठा हुआ है और केंद्र इससे दूर है, ठीक है, परंतु उसे इस प्रकार दिखाया जाता है कि वह सामने ही बैठा है। तो यही चीज़ हमें अग्रदृश्यांकन तकनीक कहलाती है, जिसमें पीछे बैठे हुए व्यक्ति या पीछे रखी वस्तु या भवन जिस किसी को भी हमें दर्शाना है तो इस प्रकार से दर्शाया जाता है कि वह देखने पे काफ़ी करीब नज़र आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब प्रमुख एक एक शासकों के दौरान क्या क्या निर्माण हुआ, चित्रकारी में क्या परिवर्तन है देखेंगे। तो बाबर वैसे तो यह ज़्यादा समय तक शासन सत्ता में रहा नहीं, ठीक है, परंतु फिर भी इसने प्रयास किया चित्रकारी के लिए। तो इस समय इसने संरक्षण दिया एक कलाकार, फारसी कलाकार था बिहज़ाद को, ठीक है, जिसने मुगल वंश वृक्ष के चित्र भी बनाए, जिसमें विभिन्न मुगलों के जो शासकों के बाबर के दादा परदादा से लेके बाबर तक की पूरी इसने वंशावली का एक चित्रांकन किया था। हुमायूं के समय में देखें तो प्रमुख चित्र हुमायूं में भी वैसी ही एक मतलब घटना घट जाती है कि हुमायूं भी ज़्यादा स्थायी तौर पर शासन सत्ता में नहीं रह पाता है। इसमें शेरशाह सूरी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा कि हुमायूं को पदच्युत करके वह शासन सत्ता पे बैठ जाता है। तो हुमायूं यहाँ पे ज़्यादा चित्रकला में योगदान नहीं दे पाता। फिर भी इसके समय जब हुमायूं निर्वासित रहता है, ठीक है, फारस में, तो उस समय इसके दो चित्रकारों की सेवाएं भी प्राप्त करता है यह, अब्दुल समद और मीर सईद अली की, ठीक है। और जब यह पुनः भारत पुनः भारत पे जब अधिकार कर लेता है, दिल्ली की राजगद्दी इसके हाथ में आ जाती है, ठीक है, तो इस समय यह अपने दोनों जो चित्रकार होते हैं अब्दुल समद और मीर सईद अली, तो इन्हें लेकर वापस दिल्ली भी आ जाता है, ठीक है। इसके समय में जो पांडुलिपि तूतीनामा, जिसे तोती की कहानियाँ भी कहते हैं, तो इसका निर्माण कार्य इसी समय होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अकबर के समय। तो अकबर काफ़ी महत्वपूर्ण शासक है और इसने काफ़ी रुचि भी ली चित्रकला में। तो इसने इस कारण से ही तस्वीर खाना की स्थापना भी कराई, जहाँ पे इसने वेतन पे चित्रकारों को रखा और चित्रकारों को चित्र बनाने का जो कार्य है वो प्रशासकीय तौर पे यहाँ पे चित्रकारी की जाती थी। विभिन्न प्रकार के ग्रंथ भी लिखे जाते थे यहाँ पे, विभिन्न प्रकार के इतिहास लेखन होता था, तो इनके लिए भी उनके किताबों की जिल्द बनाने या उनके ऊपर कवर के इसमें चित्रकारी करने के लिए, तो विभिन्न इसीलिए इसने चित्रकारों को वेतन पे भी रखा था।
अब इसके समय की विशेषताएं देखते हैं। तो त्रिआयामी आकृतियाँ 3D डिजाइनिंग बननी शुरू हो गई अकबर के समय में। इस प्रकार से बनाया जाता था कि वह देखने से ऐसा लगता था कि वह आपके सामने ही खड़ा हो। ठीक है, अग्र दृश्यांकन का नियमित प्रयोग इसने प्रारंभ कर दिया। हमने अभी चर्चा की थी अग्र दृश्यांकन, जैसे इसी इसमें देखें आगे दिखाने का प्रयास किया जाता है, तो इसका नियमित प्रयोग शुरू कर दिया यहाँ पे। अब हर चित्र में ये अग्र दृश्यांकन की तकनीक का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, लोकप्रिय कला का दरबारी कला में परिवर्तन हो गया। पहले जो इससे पहले अकबर के पहले जहाँ जितने भी मतलब चित्रकारी बनती थी, तो उसमें लोक कलाओं को भी महत्वपूर्ण स्थान है, अर्थात लोक जीवनों को भी ध्यान में रख के चित्रकारी की जाती थी। परंतु इस समय चूंकि यहाँ पे जो चित्रकार थे वेतन पे शासक के लिए कार्य करने लगे, तो वे दरबार के जो कार्य क्रियाकलाप होते थे या शासक के द्वारा जो निर्देश दिए जाते थे केवल उनकी ही चित्रकारी करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से दरबारी कला को ज़्यादा प्रश्रय मिला और लोक कला धीरे धीरे लुप्त होने शुरू हुई। यहाँ पे अकबर के समय में जो चित्रकार थे प्रमुख रूप से दसवंत, बाशवन, केशु। ठीक है, इस समय जो प्रमुख रूप से चित्रकला बनी हज़मनामा और अनवरी सुलही। तो ये विभिन्न प्रकार के चित्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जहांगीर के समय। जहांगीर जो कि महान चित्रकार भी था स्वयं ही। ठीक है, इसके समय में इसने स्वयं ही बहुत सारे चित्रों का भी निर्माण किया, इसलिए इसके समय में जो चित्रकारी वह सर्वोत्कृष्ट हो गई, अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। ठीक है, इसने छवि चित्र में प्रकृतिवाद लाने पर बल दिया, अर्थात यह प्रकृति की वजह से काफ़ी प्रकृतिवादी प्रेमी व्यक्ति था, तो इसलिए इसने चित्रकला में भी प्रकृति को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया। अलंकृत किनारों और बॉर्डरों का भी विकास कराया। धीरे धीरे जो बॉर्डर है अलंकरण होना शुरू हो गया। ठीक है, जहांगीर द्वारा जेबरा और शुतुरमुर्ग और मुर्गे की भी यहाँ पे चित्रकारी बनाई गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जेबरा बनाया गया। ठीक है, ये प्रमुख रूप से जहांगीर द्वारा बनाया गया। और प्रमुख जो चित्रकार था जहांगीर का वह था उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर ऐसा शख्स था जो कठिन से कठिन चेहरे के भी रूपरेखा तैयार कर देता था। ठीक है, तो यह प्रमुख इसमें इसके समय में चित्रकार था। नेक्स्ट देखते हैं शाहजहां के समय। तो शाहजहां के समय कृत्रिम तत्वों की रचना यूरोपीय प्रभाव से प्रेरित हो गई। ठीक है, जो यहाँ पे हमने अभी तक चर्चा की जहांगीर के समय तक, तो जहांगीर ने प्रकृति को बल दिया, प्रकृति के चित्रण पे बल दिया, लेकिन शाहजहां प्रकृति को छोड़कर कृत्रिम तत्वों के अंतर्गत आ गया। और इस समय यूरोपीय शासक मतलब यूरोपीय कंपनियां भी बहुत आ रही थी, तो उनका भी प्रभाव इस पर पड़ा। ठीक है, आरेखन के लिए पहले लकड़ी के कोयले का इस्तेमाल होता था, परंतु इसने उसको हटाकर पेंसिल का इस्तेमाल करना शुरू करवा दिया। और चित्रों में सोने चांदी का उपयोग करने के लिए इसने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया चित्रकारों को। ठीक है, और अधिक से अधिक चमकीले रंग का तात्पर्य यही होता था कि अपने पेंटिंग को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए। तो इस प्रकार से ये शाहजहां की रही। औरंगजेब के समय में चित्रकला का पतन हो जाता है, क्योंकि जो औरंगजेब है कट्टर प्रवृत्ति का व्यक्ति था, यह ज़्यादा रुचि भी नहीं लिया। ठीक है, और इसके समय में सारे जो वास्तुकला थे, चित्रकला थे, या विभिन्न जो इतिहास लेखन कार्य भी पहले चल रहा था, ये सारे इसने बंद करवा दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये रही चर्चा हमारी। अब हम देखते हैं हमने क्या क्या इसके अंतर्गत अध्ययन कर लिया। तो हमने लघु चित्रकला की पहले तो हमने यहाँ पे अर्थ जाना। ठीक है, तकनीकों के बारे में चर्चा की कि किस प्रकार से यहाँ पे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कला की पाक शैली के बारे में चर्चा किया। ठीक है, कला की पाक शैली के बारे में चर्चा की कि कला के अपभ्रंश शैली के बारे में चर्चा की, संक्रमण काल के लघु चित्र के बारे में चर्चा की, दिल्ली सल्तनत की लघु चित्रकला के बारे में चर्चा की। ठीक है, मुगल काल की लघु चित्र देखा है, जिसमें एक एक शासक देखा, बाबर, हुमायूं के समय में, अकबर के समय में, जहांगीर के समय में, शाहजहां और औरंगजेब के समय में। ठीक है, तो ये रही हमारी चर्चा लघु चित्रकला के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।